22 अप्रैल 2025 की दोपहर ने कश्मीर के पहले से ही जख्मी लैंडस्केप पर एक नया घाव बना दिया। ये दोपहर के करीब 2:45 बजे बैसरन की बात है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम के पास एक खूबसूरत पहाड़ी मैदान है। कैमोफ्लाज पहने हथियारबंद हमलावर अचानक सामने आए और उन्होंने बेखबर टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले की अचानकता और क्रूरता ने कई लोगों के लिए भागने का कोई मौका नहीं छोड़ा और घाटी की शांति एक पल में भंग कर दी। इस हमले का अंजाम बहुत भयानक था। कम से कम 26 टूरिस्ट्स, सभी पुरुष, इस कोल्ड ब्लडेड हत्याकांड में अपनी जान गंवा बैठे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनकी छुट्टियां सर्वाइवल की लड़ाई में बदल गई। वो मैदान जो आमतौर पर कुदरती खूबसूरती का सिंबल होता है, अब मासूमों के खून से सना हुआ था, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की इंसानी कीमत की एक भयानक याद दिला रहा था। बैसरन मैदान, एक ऐसी जगह जहां टूरिस्ट अक्सर आते हैं, का चुनाव हमलावरों का एक सोचा समझा और दहला देने वाला स्टेटमेंट था। घटना के तुरंत बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल अथॉरिटीज ने इलाके को सिक्योर करने, घायलों को मेडिकल एड देने और मृतकों की पहचान करने के मुश्किल काम के लिए तेजी से कार्रवाई की। पहलगाम में हुए इस घिनौने हमले की जिम्मेदारी तुरंत द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF ने ली। यह ग्रुप को आमतौर पर पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट या फ्रंट माना जाता है। TRF का दावा, जो उसके यूजुअल चैनल्स के जरिए फैलाया गया, उसने एक दहला देने वाला मैसेज दिया। उनकी इस क्रूर कार्रवाई के लिए बताई गई मोटिवेशन थी कश्मीर में भारतीय नागरिकों को रेजिडेंसी परमिट्स देने की भारत सरकार की पॉलिसी का कड़ा विरोध। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और शुरुआती जांच ने हमलावरों के एक छोटे ग्रुप की ओर इशारा किया। माना जाता है कि ये 4 लोग थे। हमले के जवाब में भारतीय अथॉरिटीज ने एक बड़ा मैनहंट लॉन्च किया। 3 सस्पेक्टेड हमलावरों के स्केचेस तेजी से बनाकर वाइडली सर्कुलेट किए गए। सर्च ऑपरेशंस उन ऊबड़ खाबड़ घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाकों में कंसंट्रेटेड थे, जहां हमलावरों के छिपे होने का शक था। पहलगाम हत्याकांड की खबर मिलते ही भारत सरकार के हाईएस्ट लेवल से तुरंत और मजबूत रिस्पॉन्स आया। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कैपिटल में नहीं थे, अपने कार्यक्रम छोड़कर तुरंत नई दिल्ली वापस लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बर्बर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और साफ तौर पर वादा किया कि इस घिनौने काम के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय किया जाएगा। इन हाई लेवल निंदाओं के बाद ग्राउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ गईं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने तुरंत पहलगाम इलाके और उसके आसपास एक बड़ा मैनहंट शुरू किया। फौरी मैनहंट के अलावा और भी बड़े सिक्योरिटी मेजर्स तेजी से लागू किए गए। भारत सरकार ने मिलिटेंट ठिकानों को टारगेट करते हुए सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस को ऑथराइज किया। पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए क्रूर हमले की दुनिया भर के नेताओं और सरकारों ने कड़ी निंदा की। जिन देशों ने खुद आतंकवाद का दंश झेला है, उन्होंने तुरंत भारत के साथ अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त की। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस और सऊदी अरेबिया के नेताओं ने हिंसा की निंदा करते हुए कड़े बयान जारी किए। पहले से ही अस्थिर साउथ एशियन रीजन में तनाव बढ़ता देख इंटरनेशनल कम्युनिटी चिंता में थी। निंदा करने वालों में यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस भी शामिल थे, जो उस समय संयोग से भारत के ऑफिशियल दौरे पर थे। उन्होंने भी हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा की। UN ने दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों से आग्रह किया कि वे अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण हल निकालें और ऐसे कामों से बचें जो रीजन को और अस्थिर कर सकते हैं। पहलगाम हमले ने कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक जबरदस्त झटका दिया। एक ऐसा सेक्टर जो लोकल आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक लाइफलाइन है। सालों से घाटी में टूरिज्म को फिर से रिवाइव करने की कोशिशें चल रही थी। इसकी शानदार कुदरती खूबसूरती और यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन हिंसा की घटनाएं, खासकर वो जो टूरिस्ट्स को निशाना बनाती हैं, उनका बहुत गहरा और डरावना असर होता है। बैसरन मैदान हत्याकांड ने तुरंत चारों ओर डर और अनिश्चितता फैला दी, जिससे बुकिंग्स कैंसिल होने लगी और टूरिस्ट अराइवल्स में भारी गिरावट आई। कश्मीर में सभी पार्टियों के लोकल पॉलिटिशियंस और कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने तुरंत हमले की निंदा की।
उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपना दुख और सॉलिडेरिटी व्यक्त की, साथ ही रीजन पर इसके संभावित बुरे असर पर गहरी चिंता भी जताई। इस हमले को न सिर्फ मासूम जिंदगियों पर हमला माना गया, बल्कि घाटी में नॉर्मलसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल करने में हुई थोड़ी बहुत प्रोग्रेस को जानबूझकर सैबोटाज करने की कोशिश भी। इसके इकोनॉमिक नतीजे सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एंसिलरी बिजनेसेस और लोकल इकोनॉमी के ओवरऑल सेंटिमेंट पर भी असर डालते हैं। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मुश्किल विवादों में से एक है, जो 1947 में ब्रिटिश भारत के पार्टीशन के समय से चला आ रहा है। उस समय जम्मू और कश्मीर की रियासत अपनी कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक्स के साथ भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने के विकल्प का सामना कर रही थी। शासक के भारत में शामिल होने के फैसले से इस टेरिटरी को लेकर दोनों नए आजाद देशों के बीच पहली जंग हुई। तब से कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बंटा हुआ, और दोनों देश इस पर पूरे का दावा करते हैं। कश्मीर की आजादी या पाकिस्तान में उसके विलय की मांग करने वाले रेबल ग्रुप्स 1989 से भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक्टिव हैं। इस इंसर्जेंसी, जिसे भारत पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड होने का आरोप लगाता है, के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है, जिनमें सिविलियंस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स शामिल हैं। दशकों से इस कॉन्फ्लिक्ट की तीव्रता में उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन बुनियादी शिकायतें और पॉलिटिकल मतभेद ज्यादातर अनरिजॉल्व्ड ही रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 के भयानक पहलगाम हत्याकांड के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने कई मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। मई की शुरुआत में की गई इन कार्रवाइयों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें नई दिल्ली ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंदर मौजूद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बताया। भारतीय ऑफिशियल्स ने कहा कि यह मिलिट्री रिस्पांस कुछ इंतजार के बाद आया, जिसके दौरान भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। भारतीय सोर्सेज के मुताबिक इस्लामाबाद की तरफ से कार्रवाई न होने की वजह से खतरों को न्यूट्रलाइज करने और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक कड़ा मैसेज देने के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन जरूरी हो गया था। कई खबरों के मुताबिक भारतीय मिलिट्री ऑपरेशन ने 9 खास ठिकानों को निशाना बनाया। ये लोकेशंस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के इलाकों में थीं। भारतीय अथॉरिटीज ने तुरंत दावा किया कि उनके हमले प्रिसिजन गाइडेड थे और सिर्फ मिलिटेंट ठिकानों पर किए गए थे, और उनकी कार्रवाइयों से कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ। सीधे मिलिट्री हमलों के अलावा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कदम भी उठाए। भारत के क्रॉस बॉर्डर हमलों पर पाकिस्तान का रिएक्शन तेज और कई तरह का था, जिसमें मिलिट्री पोस्टरिंग, डिप्लोमेटिक जवाबी कदम और पहलगाम हमले में किसी भी तरह शामिल होने से मजबूती से इनकार करना शामिल था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हालांकि पाकिस्तान एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है, लेकिन उसकी मिलिट्री भारतीय अग्रेशन का जवाब देगी। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पाकिस्तान के किसी भी जवाबी हमले का निशाना सिर्फ भारत के अंदर मिलिट्री टारगेट्स होंगे। एक ड्रामेटिक दावे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 1 घंटे तक चली हवाई झड़प में भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। भारतीय हमलों से हुए नुकसान के बारे में पाकिस्तान की मिलिट्री ने बताया कि बॉर्डर के उस पार 31 लोग मारे गए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारतीय कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 57 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम टूरिस्ट हत्याकांड में पाकिस्तान सरकार के किसी भी तरह शामिल होने से जोरदार इनकार किया। ऐसी घटनाओं पर इस्लामाबाद का यही रुख रहा है, और उन्होंने इस बढ़ते संकट पर चर्चा के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई। भारत के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कदमों के सीधे जवाब में पाकिस्तान ने कई जवाबी कदम उठाए। पहलगाम हमले और उसके बाद हुए मिलिट्री टकराव के तनाव भरे माहौल में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रमुख पॉलिटिकल नेताओं ने अपने अपने देशों का पक्ष रखा, अक्सर ऐसी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए जिससे संकट की गंभीरता का पता चलता था। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की पुरानी पॉलिसी को दोहराया
उनके बयानों में भारत के अपने नागरिकों और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के संकल्प पर जोर दिया गया, जिससे क्रॉस बॉर्डर हमलों को उन उकसावों की जरूरी प्रतिक्रिया के तौर पर सही ठहराया गया, जिनके बारे में भारत का मानना था कि वे पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप से शुरू हुए थे। पाकिस्तानी पक्ष की ओर से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस बात को माना कि स्थिति के दो न्यूक्लियर आर्म्ड प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक पूरी जंग में बदलने की गंभीर संभावना है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान ऐसे विनाशकारी नतीजे से बचने के लिए ठोस कोशिशें कर रहा था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की कार्रवाइयों के प्रति ज्यादा निंदात्मक रुख अपनाया और भारतीय हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया। बढ़ती बयानबाजी के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स हालांकि तनावपूर्ण थे, फिर भी एक्टिव रहे। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ इस अस्थिर स्थिति पर चर्चा की, जिससे पता चलता है कि प्रमुख इंटरनेशनल ताकतें घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही थीं और शायद संयम बरतने का आग्रह कर रही थीं। पहलगाम हमले और उसके बाद हुए मिलिट्री टकराव के तनाव भरे माहौल में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रमुख पॉलिटिकल नेताओं ने अपने अपने देशों का पक्ष रखा, अक्सर ऐसी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए जिससे संकट की गंभीरता का पता चलता था। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की पुरानी पॉलिसी को दोहराया। उनके बयानों में भारत के अपने नागरिकों और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के संकल्प पर जोर दिया गया, जिससे क्रॉस बॉर्डर हमलों को उन उकसावों की जरूरी प्रतिक्रिया के तौर पर सही ठहराया गया, जिनके बारे में भारत का मानना था कि वे पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप से शुरू हुए थे। पाकिस्तानी पक्ष की ओर से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस बात को माना कि स्थिति के दो न्यूक्लियर आर्म्ड प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक पूरी जंग में बदलने की गंभीर संभावना है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान ऐसे विनाशकारी नतीजे से बचने के लिए ठोस कोशिशें कर रहा था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की कार्रवाइयों के प्रति ज्यादा निंदात्मक रुख अपनाया और भारतीय हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया। बढ़ती बयानबाजी के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स हालांकि तनावपूर्ण थे, फिर भी एक्टिव रहे। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ इस अस्थिर स्थिति पर चर्चा की, जिससे पता चलता है कि प्रमुख इंटरनेशनल ताकतें घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही थीं और शायद संयम बरतने का आग्रह कर रही थीं।